चलिए अब हम सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की डेफिनेशन क्या होती है? डिक्रीज ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ सेल। ठीक है, ये डेफिनेशन सबको आती है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये डायग्राम पूरी तरह से बता रहा है कि हम ऑक्सीजन को किस तरह से सेल तक पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो लंग्स के थ्रू होकर ब्लड में जाती है। ठीक है, फिर ब्लड में जैसे ही वो ऑक्सीजन आती है, मान लो ये ऑक्सीजन ब्लड में आई तो ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, फिर लास्ट में जाकर कहीं ये ऑक्सीजन सेल में डिफ्यूज हो जाती है, फिर तब जाकर सेल ऑक्सीजन को यूज करता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म किस तरह से हम ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। तो ध्यान रखना 4 तरीके का हाइपोक्सिया होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरा क्या है? एनीमिक हाइपोक्सिया। तीसरा क्या है? स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। चौथा क्या है? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, चलिए अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया समझिए। देखो, किसी भी कारण से ऑक्सीजन का ब्लड में कम पहुंचना, मतलब किसी भी कारण से ऑक्सीजन का ब्लड स्ट्रीम में कम पहुंचना, मतलब लेस ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ ब्लड, उसको हम कहेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी आपको आगे भी समझाएंगे। ठीक है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया समझ में आया। फिर दूसरा क्या है? एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, किसी भी कारण से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में तो पहुंच गई, सफिशिएंट ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस लेवल पर जो हाइपोक्सिया होगा उसको हम कहेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया समझ में आ गया, एनीमिक हाइपोक्सिया समझ में आ गया। अब है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। ठीक है, देखो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया क्या है कि हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचा दी, फिर ब्लड में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन भी हो गई, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट में परेशानी आ गई। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसमें परेशानी आ गई, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो इस लेवल पर हम कहेंगे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। ठीक है, अब चौथा क्या है? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो देखो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कुछ नहीं, देखो हमने ऑक्सीजन ली और सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में डाल दी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से भी कंबाइन हो गई, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया हो गया, लेकिन सेल इस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रहा है, इसको हम कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो 4 तरीके का हाइपोक्सिया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में कम पहुंच पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। उसके बाद किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहेंगे एनीमिक हाइपोक्सिया। उसके बाद किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में परेशानी आ रही है, तो उसको हम कहेंगे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। चौथा क्या है? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब सेल के पास ऑक्सीजन है बट यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज ऑक्सीजन रीच ब्लड टू टिश्यू। सॉरी, ये बिल्कुल गलत है, ये जो डेफिनेशन है ये गलत है। मैं थोड़ी सी इधर सही से लिख देता हूँ। ये क्या है? डिक्रीज ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, मतलब किसी भी वजह से ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में कम पहुंच पा रही है, उसको हम कहेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, बाकी ये वाली जो डेफिनेशन है ये मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए इसको रफ करना पड़ेगा यार।
चलिए छोड़िए। अब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के क्या क्या रीजन है वो देखते हैं। पहला, हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, मान लो कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पर है, तो अगर कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पर होगा तो उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हाई एल्टीट्यूड पर हम ऑक्सीजन को अच्छे से इनहेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का पहला रीजन है हाई एल्टीट्यूड। दूसरा है COPD, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो सफिशिएंट है, लेकिन किसी वजह से हम प्रॉपर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से लेस ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच रही है, तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, तो इसके दो रीजन हो गए। अब तीसरा है प्रॉब्लम इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड स्ट्रीम। मतलब आपने ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल की, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन लास्ट में परेशानी क्या आई? परेशानी ये आई कि लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन का अच्छे से डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से कौन सी तरीके का हाइपोक्सिया होगा? वो होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, सेकंड टाइप है एनीमिक हाइपोक्सिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज इन फंक्शनल अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन से। ठीक है, चलिए अब इसका पहला रीजन क्या है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या हीमोग्लोबिन सफिशिएंटली ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा? नहीं। ठीक है, तो एनीमिक हाइपोक्सिया का पहला रीजन है एनीमिया। ठीक है, इसका दूसरा रीजन है ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन, मतलब किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन में चेंज आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो, ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन दो तरीके का होगा। एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने का मौका है और कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाने का मौका है, तो हीमोग्लोबिन किससे ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एफिनिटी रखता है, इसलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपके एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्सीजन मुंह ताकती रहेगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ से MCQ बनता है। ठीक है, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है ब्लड में तो चेरी रेड कलर हो जाता है ब्लड का, स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। MCQ पॉइंट है, ध्यान रखना। चलिए, ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन का दूसरा रीजन हो सकता है मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो RBC में जो आयरन होता है वो +2 फॉर्म में होता है, मतलब ये नॉर्मल आयरन है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। लेकिन मान लो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये Fe+3 फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो बस मेथ हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो Fe+3 फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ऑक्सीजन से बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ Fe+2 बनाएगा, Fe+3 ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो सोचो, अगर आपके ब्लड में मेथ हीमोग्लोबिन है, मतलब जो आयरन का स्टेट है वो +3 है, तो कितना भी मेथ हीमोग्लोबिन हो लेकिन वो ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और अगर वो ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो मेथ हीमोग्लोबिन को हम सही भी कर सकते हैं। कैसे? रिडक्शन से। अब रिडक्शन कौन करता है? वो करता है साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मेथ हीमोग्लोबिन को किस तरह से सही कर सकते हो, आप कहोगे रिडक्शन से, और रिडक्शन कौन करता है? साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, चलिए
अब एक केस आता है न्यूबॉर्न का, ठीक है। न्यूबॉर्न कब तक, 5 मंथ तक जो न्यूबॉर्न होते हैं वो, ठीक है। तो कुछ न्यूबॉर्न ना कुछ ड्रग्स लेते हैं, वो नाइट्राइट्स होती है और सल्फोनामाइड होती है, और ये दोनों ड्रग क्या करती है ना, न्यूबॉर्न्स में मेथ हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ता है, जो होता है इंट्रावीनियसली मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। तो ये क्लिनिकल केस है जो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं जो नाइट्राइट्स या सल्फोनामाइड्स टाइप ड्रग लेते हैं, तो उनके अंदर मेथ हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हमें उनको इंट्रावीनियसली मिथाइलिन ब्लू देते हैं, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। चलिए अब एक समरी देख लेते हैं। चलिए देखो, अगर Fe+2 फॉर्म में है मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब मान लो इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये Fe+3 फॉर्म में आ गया, मतलब ये मेथ हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किस किस कारण से हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो, पहला साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो सकता है मेथ हीमोग्लोबिन में। या कुछ न्यूबॉर्न होते हैं जो नाइट्राइट्स और सल्फोनामाइड्स टाइप ड्रग लेते हैं जो मेथ हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अब हम मेथ हीमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन प्रोसेस से। अब रिडक्शन कौन करता है, इंट्रावीनियसली मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। तो एक समरी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे तरीके की हाइपोक्सिया, जिसको हमने नाम दिया स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन इन फ्लो ऑफ ब्लड, किसी भी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में कमी आ जाना, उसको हम कह देंगे स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। चलिए अब देखो, ये 2 तरीके की होती है, एक होती है इस्चीमिया, और इस्चीमिया क्या होती है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन आर्टरीज। ध्यान रखना, देखो इस्चीमिया अभी तक आपने क्या पढ़ा है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, लेकिन अब से ध्यान रखना डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन आर्टरीज, इसको हम कहते हैं इस्चीमिया, ठीक है। अब देखो, मान लो ये सेल है, ये आर्टरी है, ये प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लेकिन किसी वजह से मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मान लो एक नैरो हो गई या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एक तो होता है इस्चीमिया और एक होता है कंजेशन। कंजेशन क्या है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन वीन्स। ध्यान रखना, इस्चीमिया में और कंजेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यहाँ तक तो चीज़ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आया, इस्चीमिया में आर्टरीज में ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है, जबकि कंजेशन में वीन्स में, ठीक है। चलिए, तो ये देखो, ये नॉर्मल वीन्स है, ये प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है सेल को, लेकिन किसी वजह से मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया दोनों में, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। चलिए, अब लास्ट है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल अनेबल टू यूज ऑक्सीजन, मतलब सेल के पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन किसी वजह से सेल उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखो, पहला रीजन है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। अब साइनाइड पॉइजनिंग क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम एंजाइम को। देखो, सेल के अंदर ये जो साइटोक्रोम होता है, यही एक ऐसा प्रोटीन या एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन का यूज कर देता है। अब साइनाइड ने इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया, तो क्या ऑक्सीजन का यूज हो पाएगा, नहीं, ठीक है। चलिए, ये उन पेशेंट में ज़्यादा होता है जो इंट्रावीनसली नाइट्रोपोरोसाइड लॉन्ग ड्यूरेशन के, मतलब काफ़ी लंबे समय से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो और ध्यान रखना, इंट्रावीनसली नाइट्रोपोरोसाइड जो ड्रग है वो यूज़ होती है हाइपरटेंशन में, ठीक है, लेकिन इसको हम लंबे समय तक नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग करती है। चलिए, अब देखो, साइनाइड पॉइजनिंग जब हो जाती है ना, तो ब्रिक रेड कलर हो जाता है किसका, ब्लड का और स्किन का। ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन है,
और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है ना, साइनाइड से एक बॉन्ड बनाता है और साइनाइड को एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। चलो अब देखो कुछ MCQs जो आपको पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी पता है आपको, हाइपोक्सिया। दूसरा क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया पता है आपको, इस्चीमिया। ठीक है, चेरी रेड कलर ऑफ स्किन ब्लड किस में होता है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। ठीक है, जबकि ब्रिक रेड कलर ऑफ स्किन ब्लड किस में होता है, ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। ठीक है, तो लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।